गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राघव ज्ञान सागर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसका टॉपिक है मौर्य काल। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक है मौर्यकालीन इतिहास। मौर्य काल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और आपको हम पूरा पूरा ये टॉपिक इस प्रकार कवर कराएंगे कि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत ना होने पाए। मेरा ये प्रयास होगा। तो वीडियो को इसको भी देखें और जो पार्ट आगे आने वाला है मौर्य काल से रिलेटेड उसको भी आप जरूर देखें। चलिए चलते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपको इजीली मिल जाए, क्योंकि खो जाती है। मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था, जो आय का लेखा रखता था? ए लूणाध्यक्ष, बी पुरोहित, सी सन्निधाता, डी समाहर्ता। तो इसका सही आंसर है समाहर्ता। ऑप्शन नंबर डी सही है। मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में समाहर्ता वह अधिकारी था जो राजस्व वसूली का प्रभारी होता था। ये टैक्स वसूलता था और आय का भी लेखा रखता था। यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के किस शासक को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त ने मौर्य नंद वंश के शासक जो थे घनानंद जी, इनको हराया और हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर का क्या अर्थ था? ए आपातकालीन कर, बी अंतरजातीय प्रणय संबंधों पर लगाया गया कर, सी है विधवा प्रणय संबंधों पर लगाया गया कर, और डी है नियोग पर लगाया गया कर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए आपातकालीन कर। आपातकालीन कर। और यह एक प्रकार का युद्ध कर था, जो कुल उपज का 1/3 से लेकर 1/4 भाग तक एक ही बार में इसको ले लिया जाता था। ये इस तरह का टैक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ, जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं, में कौन कौन से पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण है? ये कौन वन नहीं है, कौन 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 से पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण है? हाथी, अश्व, बी में है बैल और गाय, सी सिंह और खरगोश, डी बैल और अश्व। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है हाथी है, घोड़ा है और बैल और सिंह है। तो ये ऑप्शन नंबर डी और साथ साथ ए, ये दोनों सही है। चारों जिसमें है तो डी और ए, इसमें जो कूट है, कूट में डी और ए वाला सही है। हाथी, बैल, घोड़ा, हाथी और शेर। स्तंभ पर 4 शेर हैं, जो चारों दिशाओं की ओर अपना मुंह किए खड़े हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख में कौन सी लिपि है? ए खरोष्ठी लिपि, बी यूनानी लिपि, सी अरेमाइक लिपि और डी है ब्राह्मी लिपि। इसका सही आंसर है खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? ए दिल्ली, बी मथुरा, सी इलाहाबाद, डी बिहार। तो ये बिहार में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, रानी का स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मौर्य अधिकारी दायित्व। ए समाहर्ता राजस्व, बी व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, सी प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला, और डी है द्वारिक राजमहल की देखरेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक और फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। कनगनहल्ली की खुदाई में किस प्रकार की प्रस्तर मूर्ति मिली है? पत्थर की मूर्ति है फ्रेंड्स, कनगनहल्ली। कनगनहल्ली नाम देख लीजिए, कनगनहल्ली। यहाँ पर खुदाई हुई है, पत्थर की मूर्ति मिली है।
तो मूर्ति जो है किस राजा की है ये पूछ रहा है, तो अशोक की मूर्ति है ये। ऐसा कहा जाता है कि ये सम्राट अशोक की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के 8वें बृहद शिलालेख अनुसार निम्न में से कौन किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई? मतलब अशोक ने इस बौद्ध स्थल की यात्रा की थी। लुम्बिनी, बोध गया, सी में है सारनाथ, डी कुशीनगर। तो इन्होंने यात्रा की थी बोध गया की। ऑप्शन नंबर बी सही है, अशोक ने यात्रा की थी बोध गया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? ये एक राजा था और इसके बारे में वह 6 रात्र वंश का था। वह एक सातवाहन शासक से पराजित हुआ था। सी में है जूनागढ़ के अभिलेखानुसार उसने स्वयं महाक्षत्रप की उपाधि ग्रहण की थी और धारण की थी। और डी में है उसका जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा में था। तो इसमें से कौन सा कथन उसके बारे में सही है? इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, जूनागढ़ के अभिलेखानुसार उसने स्वयं को महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई थी? ए तुषास्वप, बी आर्यमन, सी सुबिसाख और डी गणेंद्र। तो इसका सही आंसर है सुबिसाख। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? लौरिया, नंदन, बी है संकिसा, सी सारनाथ, डी रामपुरवा। तो ये संकिसा, ऑप्शन नंबर बी सही है। संकिसा का जो स्तंभ है, मौर्यकालीन स्तंभ है, उस पर हाथी का चित्र अंकित किया गया है। संकिसा मौर्य स्तंभ के ऊपर एक बड़े हाथी की मूर्ति स्थापित है। संकिसा भारत का एक प्राचीन शहर था। अब यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है और यह शहर प्रमुखता में गौतम बुद्ध के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं। ए प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, बी पाली भाषा और देवनागरी लिपि, सी संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, डी है पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि। इसका सही आंसर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? ए 4, बी 6, सी 8 और डी 10। इसका सही आंसर है 6, ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? ए फाहियान, बी वेनसोंग, सी इत्सिंग और डी है मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज आया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत बनकर के मौर्य काल में मेगस्थनीज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग किसका प्राचीन नाम है? बंगाल, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, सी असम, डी तटवर्ती ओडिशा। इसका सही आंसर है फ्रेंड तटवर्ती ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध परिषद या संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही है। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। मेगस्थनीज डैश के शासन काल के दौरान भारत आया था। किसके शासन काल के दौरान आया था? बिंदुसार, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी स्कंदगुप्त, डी अशोक। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था।
अगला प्रश्न, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? ए डायमेकस, बी डायोनिसियस, सी टॉलेमी, डी मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के किस शासक ने बिहार के बोध गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था? तो कौन से शासक थे ये? अजातशत्रु, अशोक, देवपाल, धर्मपाल। फ्रेंड्स ये शासक थे अशोक, सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में करवाया गया? ए अशोक, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अजात शत्रु। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। दूसरा है अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? फ्रेंड्स पहला और दूसरा दोनों सत्य है, दोनों ही सत्य हैं। ये सारे अभिलेख जो हैं अशोक के वो प्राकृतिक भाषा में है। दूसरा, अधिकांश अभिलेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तीसरा है, उन्होंने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला सही है, इन्होंने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ईसाई धर्म, डी हिंदू धर्म। फ्रेंड्स बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया सम्राट अशोक ने। कलिंग युद्ध में मारकाट मचने के बाद इनका हृदय जो था वो पसीज गया और पूरी तरह से युद्ध से विरक्त हो गया। इन्होंने उसके बाद कोई युद्ध नहीं किया। सम्राट अशोक की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 300 ईसा पूर्व, बी है 350 ईसा पूर्व, सी 326 ईसा पूर्व और डी है 360 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी सही है। अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। वहां उसका पुरु के राजा पोरस से युद्ध हुआ, जिसे हाइडे स्पीज या झेलम का युद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक पुस्तक है। गीतों का एक संग्रह है। ये जो पुस्तक है गीतों का संग्रह है। कश्मीर का इतिहास है इसमें। और तीसरे में है चंद्रगुप्त काल के बारे में लिखा गया है। चौथा, राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो केवल दूसरा सही है। ये ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है। ऑप्शन केवल दूसरा सही है। कश्मीर के इतिहास के बारे में है। ये पुस्तक जो है कश्मीर का इतिहास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई है? ए नौहग्राम, बी झींग का नगरा, सी बेसनगर और डी परखम। तो ये प्राप्त हुआ है परखम में। ऑप्शन नंबर डी सही है, परखम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? ए अशोक मौर्य, बी बिंदुसार मौर्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है
महापद्म नंद। तो अशोक मौर्य को जाना जाता था देवानाम प्रिया प्रियदर्शी। एक नाम और भी अशोक का आपने सुना। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार, बृहद्रथ। तो मौर्य शासक जो था अंतिम जो था वो बृहद्रथ था, बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका के लेखक है कौटिल्य, मैगस्थनीज, प्लिनी, विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर है इंडिका को मैगस्थनीज ने लिखा। इंडिका के लेखक मैगस्थनीज। अगला प्रश्न है श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? ए होयसल, बी गंग, सी राष्ट्रकूट, डी चालुक्य। तो गंग, ऑप्शन नंबर बी सही है, गंग। प्रतिमा का निर्माण गंग काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? ए प्रथम शिलालेख, बी पंचम शिलालेख, सी अष्टम शिलालेख और डी है 13वां शिलालेख। तो 13वें शिलालेख में उल्लेख है पड़ोसी देशों का, नेबरिंग कंट्रीज को बताया है सम्राट अशोक ने। सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृतियां अंकित हैं? तो फ्रेंड्स अभी इसको हमने देखा कि 4 पशुओं की आकृतियां अंकित हैं सारनाथ स्तंभ पर। ऑप्शन नंबर ए सही है, बैल, घोड़ा, हाथी, शेर, हाथी और शेर। और शेर पीठ से पीठ मिलाए बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल 8 पशु हैं, क्योंकि दो दो एक साथ हैं तो कुल मिलाकर 8 पशु हैं। नेक्स्ट, इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा अगर आपसे पूछे तो 4 नहीं आप 8 लगाएंगे, क्योंकि दो दो की जोड़ी में है तो ये 8 पशु हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप किसने बनवाया? अशोक, कनिष्क, खारवेल, हर्षवर्धन। तो अशोक स्तंभ, सांची का जो स्तूप है वो अशोक द्वारा बनवाया गया, सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है? ए कलिंग विजय, बी बौद्ध महासम्मेलन, सी बौद्ध धर्म प्रचार और डी जनहित। इसका सही कारण है जनहित। अशोक ने जनहित या लोक कल्याणकारी बहुत सारे कार्य किए जिसके कारण इन्हें याद किया जाता है। क्या सम्राट अशोक का महान अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा। नवरत्न, वर रुचि, बराह मिहिर, सी धनवंतरी और डी फाहयान। तो ये जो फाहयान थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में नवरत्न नहीं थे, बाकी सभी थे। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? तो किसके राजदूत बनकर के आए थे? ए सिकंदर, बी बिंदुसार, सी विल्सन फर्स्ट और डी है सेल्यूकस। तो ये सेल्यूकस के राजदूत बनकर के आए थे यूनान से। और सेल्यूकस की पुत्री के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह, याद रखिएगा। मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था? ए प्रतिवेदक, बी राजुक, सी युक्त, डी निकाय। तो इसको प्रतिवेदक कहा जाता था, संवाददाता को, समाचार लाने वाले को प्रतिवेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार पत्र था, अशोक का पुत्र था, पत्र नहीं पुत्र था, ये पत्र हो गया है, पुत्र, पुत्र था। किसका पुत्र था? अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अजातशत्रु का, सिद्धार्थ का। तो ये जो पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगास्थनीज ने प्रशंसा की है वह है सार्वजनिक शिक्षा, मनोरंजन प्रिय,
उच्च नैतिक स्तर और डी है खेल प्रेम। तो इसका सही आंसर है उच्च नैतिक स्तर की इसने बहुत ज्यादा प्रशंसा की है अपनी पुस्तक इंडिका में। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी राजतरंगिणी और डी पुराण। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिका। इंडिका फ्रेंड्स, इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का पूरा वर्णन देखने को। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी राजतरंगिणी, डी पुराण। तो ये ग्रंथ है इंडिका। ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। ए शैव, बी जैन, सी वैष्णव, डी बौद्ध। का सही आंसर है चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे जीवन के अंतिम समय में। अगला प्रश्न, किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी, परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाशकता का आभास हुआ। तो ये सम्राट थे, सम्राट अशोक, किसके बारे में अभी मैंने बात की। कलिंग युद्ध के बाद युद्ध के जो विनाश था उसको देखने के बाद इनको आभास हुआ और आध्यात्मिक परिवर्तन हो गया और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक। तो देवनाम प्रिय के नाम से अशोक विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। श्रवण बेलगोला, काशी, सी है पाटलिपुत्र, डी उज्जैन। का सही आंसर है श्रवण बेलगोला। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। ए विष्णुगुप्त, बी ब्रह्मगुप्त, सी बृहद्रथ, डी उपगुप्त। तो इसका सही आंसर है उपगुप्त। ये बौद्ध साधु थे जिससे प्रभावित अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। जॉन टावर, बी फेन थेलर, सी जेम्स प्रिंसेप और डी है हेरी स्मिथ। इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। इसने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का प्रयास किया और पढ़ा। कलिंग राज्य भारत में कहां पर स्थित था। कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो ये उड़ीसा राज्य में कलिंग था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था कौन था। बिंदुसार, बी दशरथ, सी सानीलूक और डी है बृहद्रथ। का सही आंसर है बिंदुसार। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। ए अशोक का धम्म, बी अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता, सी केंद्रीय प्रशासन, डी सेना में कमी कर देना। इसका सही आंसर है अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता। ऑप्शन नंबर बी सही है। सम्राट अशोक जो थे मौर्य साम्राज्य में कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारियों का उदय हुआ जब सम्राट अशोक के बाद में, जिन्होंने शासन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया और इस वजह से इनका जो साम्राज्य था धीरे धीरे बहुत कमजोर होता चला गया। 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन की जो शुरुआत थी वो हो चुकी थी
और 185 ईसा पूर्व से 183 ईसा पूर्व में अंतिम राजा बृहद्रथ जो थे उनकी हत्या हो गई। और ये हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने, जो एक ब्राह्मण थे, और इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी रुद्रदामन, सी कुमारगुप्त, डी स्कंद गुप्त। का सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुदर्शन झील गिरनार गुजरात में स्थित है और इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था? ए दिव्यावदान, बी महावंश, सी दीपवंश, डी राज तरंगिणी। इसका सही आंसर है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी जो है कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत का ग्रंथ है, जिसकी रचना 1148 से लेकर 1150 के बीच हुई। कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस ग्रंथ की रचना में कल्हड़ ने 11 अन्य ग्रंथों का भी सपोर्ट लिया है, जिसमें अब केवल नीलमत पुराण ही उपलब्ध है। कल्हड़ बताते हैं कि कश्मीर घाटी पहले एक विशाल झील थी, जिसमें कश्यप ऋषि ने बारामूला की पहाड़ियां काटकर खाली किया। श्रीनगर शहर सम्राट अशोक महान ने बसाया था और यहीं से बौद्ध धर्म पहले कश्मीर घाटी में और फिर मध्य एशिया और प्राचीन एशिया, तिब्बत और चीन तक पहुंचा। सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? ए महात्मा बुद्ध की, बी देवदत्त की, सी सारीपुत्र एवं मेघलायन की, और डी उप में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सारीपुत्र मोग्दलायन की। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के दो शिष्यों सारीपुत्र और मोग्दलायन की अस्थियां रखी हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही आंसर है मेगास्थनीज ने 7 भागों में भारतीय समाज को विभाजित किया है। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने लिखी है तो सभी को पता है फ्रेंड्स इंडिका। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन ऊपर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है। ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी ब्राह्मणों की अधीन भूमि, सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, और डी वनों से जुड़ी भूमि। तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, धर्म महामात्र का कार्य था। ए बौद्ध धर्म का प्रचार करना, बी मठाधीश का कर्तव्य, सी धर्म परिभाषित करना, और डी में है नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। का सही आंसर है नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। महामात्र नहीं महामात्य होना चाहिए। नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना धर्म महामात्र का मुख्य कार्य था। नैतिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। अशोक द्वारा धर्म संबंधी मामलों की देखभाल के लिए महामात्य नियुक्त किया गया था, जिसने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और नैतिक आचार संहिता का प्रसार हो सके। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंत किसने किया? ए शुंग, बी सातवाहन, सी कुषाण, और डी गुप्त। तो अभी मैंने बताया था आपको पुष्यमित्र शुंग ने स्टार्ट किया शुंग वंश का, उसी ने अंत कर दिया। तो शुंग मौर्य वंश का अंत शुंग वंश ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्जु कौन थे? चोल राज्य के व्यापारी, बी
मौर्य शासन के अधिकारी, सी गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग, डी शक सेना में सैनिक। तो फ्रेंड्स रज्जुक जो थे ये मौर्य शासन के अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? गुप्तकालीन कला, बी मौर्यकालीन कला, सी मथुरा कला, डी गांधार कला। इसका सही आंसर है मौर्यकालीन कला। सारनाथ स्तंभ जो है वो मौर्यकालीन कला का एक अच्छा उदाहरण है। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।